नमस्कार साथियों। तो दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो कि जियोग्राफी से रिलेटेड है। इससे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं और दूसरे एग्जाम में भी पूछते हैं। वो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो इसके अंदर मतलब वर्ड दिए होते हैं ए बी सी, इस तरह से लिखे होते हैं। बच्चों को समझ नहीं आते क्या है ये, और वर्गीकरण सीधा देखें तो आपको समझ नहीं आएगा बुक में। तो मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा। मैं आपको मैप पे ड्रॉ करके बताऊंगा, उस मैप के अंदर इस जलवायु वर्गीकरण को कैसे करेंगे वो सब इजी लैंग्वेज में इस तरह से बताऊंगा कि आपको वीडियो के अंदर ही याद हो जाएगा। पूरा डिटेल से हम करेंगे और एकदम इजी लैंग्वेज में करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कोपेन कौन था, फिर इसने क्या वर्गीकरण किया, वो सब देख लेते हैं। फिर मैं आपको इसका वर्गीकरण एकदम आसान भाषा में सिखाता हूँ। तो थोड़ा सा आप फैक्ट पहले देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका फैक्ट बता देता हूँ और उसके बाद हम पूरा वर्गीकरण मतलब हैंड रिटन में यहाँ पर लिख के करेंगे, यानी पीपीटी से नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका थोड़ा सा मतलब फैक्ट देख लीजिए क्या है। तो कोपेन कौन था? एक जलवायु मतलब मौसम वैज्ञानिक था जर्मन का। ये जर्मनी से था और 1884 में पहले इसने वर्गीकरण दिया था और फिर 1918-1936 में इसमें संशोधन हुआ था, ठीक है। और इसने आधार क्या माना था? इसने आधार माना था कि जो पौधों की लंबाई बढ़ रही है तो उसके अंदर मतलब जलवायु और जो तापमान होता है और वर्षा होता है उनका मतलब गहरा संबंध है। तो उसने टेम्परेचर के हिसाब से ही इसका पूरा वर्गीकरण कर दिया। यहाँ पे तापमान ज़्यादा है, वर्षा ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पर इस टाइप की वनस्पति होगी, वहाँ पे उस टाइप की होगी। यहाँ पर लंबाई ज़्यादा होगी, लंबाई कम होगी पौधों की। इस तरह से तापमान और वर्षा को आधार बना लिया और उसी हिसाब से अपना वर्गीकरण है वो दे दिया था। इसको हम डिटेल से करते हैं और अभी हम देखते हैं कि किस तरह से होगा ये वर्गीकरण पूरा। तो आपको मैं बता दूं कि कोपेन ने मतलब नोटेशन दी थी, जैसे कि ए बी सी डी, ये क्या थी वो हम करते हैं। तो ये सब करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी डी इनका अर्थ क्या होता है। वर्गीकरण तो हम बाद में देख लेंगे इसका ये। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनका हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो आपको याद रखने की ट्रिक बताता हूँ, जैसे ट्रिक या फिर आप एक तरीका मान सकते हैं, इससे आपको याद आसानी से होगा। जैसे हम कोई भी काम की स्टार्ट करते हैं तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, मतलब हम शून्य से करके आगे तक जितना पहुंच सकते हैं। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे तो हम मैप के अंदर देखते हैं, जैसे कि जीरो से आपको क्या आधार है? 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर आपको पता है यहाँ पे सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है ना। जो सन होता है उसकी किरणें क्या पड़ती है? एकदम सीधी पड़ती है। तो सूरज की किरणें सीधी पड़ेगी तो क्या होगा? तापमान यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो तापमान सबसे ज़्यादा होगा तो उसके लिए कोपेन ने क्या कहा? ए नोटेशन दे दिया। ए का मतलब जहाँ पे तापमान सबसे ज़्यादा होता है, कौन सा होता है वो क्षेत्र? वो होता है उष्ण क्षेत्र, यानी उष्ण कटिबंधीय। तो ये ए को दे दिया उष्ण नाम। अब उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पे शुष्क क्षेत्र आएगा, तो उसके लिए उसने बी नाम दे दिया, यानी बी का मतलब हो गया शुष्क क्षेत्र। इतना याद हो रहा है आपको? मतलब एकदम आसान भाषा में इसने दिया था। फिर और आगे दिए, देखिए 0 डिग्री पे तो एकदम सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही थी। उससे आगे गए तो मान लीजिए थोड़ा शुष्क क्षेत्र आया। तो उसके आगे कौन सा क्षेत्र आएगा? उसके आगे शीतोष्ण क्षेत्र आएगा, ठीक है। तो शीतोष्ण वाले भी दो होते हैं, देखिए, है ना। एक तो होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, एक मिनट, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आप हैं, ठीक। आपका एक हाथ इधर वाली साइड है और एक हाथ है आपका इधर वाली साइड, ठीक। इस वाली साइड मान लीजिए गर्म क्षेत्र है और इस वाली साइड दे मान लीजिए क्या है? ठंडा क्षेत्र, है ना। तो गर्म क्षेत्र होगा वहाँ पे आपका मतलब हाथ इस वाली साइड क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, और इधर वाला हाथ है ये आपको ठंडा फील करेगा, है ना। तो जैसे हम शुष्क से आगे जाएंगे तो शुष्क वाला कंपैरिजन में तो देखिए गर्म है, और ऊपर जाएंगे जैसे कि हम मैप के अंदर देखें, ग्लोब के अंदर, तो ऊपर वाला पोलर वाला रीजन होता है, जैसे ये 0 डिग्री है और ऊपर क्या हो गया? ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, यानी एकदम ठंडा। और नीचे भी मतलब नीचे वाली साइड में वो आर्कटिक अंटार्कटिक देखेंगे तो ऊपर नीचे ठंडा ठंडा हो गया पोलर पर, और बीच में गर्म वाला है। तो बीच वाला क्या होगा? इन दोनों के बीच की स्थिति होगी, यानी ऊपर तो ये ठंडा होगा और नीचे वाला इससे कंपैरिजन में थोड़ा गर्म, इससे, है ना। तो इसको हम इस तरह से ही करेंगे। यानी तीसरा कौन सा हो जाएगा फिर? ए बी, और हमारा कौन सा आता है? सी। तो सी होता है शीतोष्ण वाला। शीतोष्ण में कौन सा होगा? देखिए शुष्क से ऊपर जाएंगे तो शीतोष्ण होगा, वो भी गर्म शीतोष्ण, है ना। तो उसको आप सीधा शीतोष्ण बोल दीजिए, या फिर जो कि उष्ण शीतोष्ण है वो भी बोल सकते हैं। तो सी कौन सा हो गया? सी हो गया हमारा शीतोष्ण। ये इसको मतलब इन्होंने नाम दिया है कोपेन ने, है ना। फिर डी आता है। डी कौन सा होगा? डी को उसने क्या नाम दिया? अब देखिए और ऊपर जाइए, तो मैंने बताया था आपको इधर वाली साइड आपको गर्म फील हो रहा है, तो इधर वाली साइड क्या होगा? पोलर वाला रीजन है तो ठंडा फील होगा, तो वो कहाँ पे हो जाएगा? शीतोष्ण हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में क्या बचेगा?
लास्ट में पोलर रीजन ही बचेगा यानी ध्रुवीय रीजन बचेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो ई हो जाएगा। तो ई को क्या नाम देंगे हम, ई को नाम दे देंगे शीत यानी एकदम ठंडा। ये प्रदेश का इसने इस तरह से वर्गीकरण कर दिया। अब इसने उप वर्गीकरण भी किए, उसके लिए स्मॉल नेम और दिए कुछ इसने, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैं पूरा वर्गीकरण करके बताऊंगा, पहले आपको मैं नाम याद करा रहा हूँ। तो आपको ये नाम याद हो जाएंगे तो आपको वर्गीकरण करना एकदम आसान हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक ही नाम याद रखिए आप टी नोटेशन से। टी से तो आपको सीधा याद हो जाएगा, टी से टुंड्रा, है ना। तो इसको याद करने की आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। टी से टुंड्रा, टी से टुंड्रा, इस तरह से याद हो जाएगा। एम से मानसून, तो यहाँ पे मानसूनी जलवायु होती है, वहाँ पे एम से हम डिनोट करते हैं, तो ये भी आपको याद हो जाएगा, है ना। ये सब तो याद हो गया। अब एक आपको एस से और याद हो जाएगा। एस होता है जो कि मतलब कैपिटल एस होता है, उसको कहते हैं सवाना। सवाना रीजन के लिए एस यूज़ करते हैं हम, एस से सवाना, एस से सवाना, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। ये भी आपके लिए आसान होगा याद करना। और नाम देखिए थोड़े से, इसमें बहुत सारे नाम हैं तो वही बच्चों को याद करने में कन्फ्यूज़न होती है, तो मैं आपको आसानी से याद करा दूंगा सारे नाम, बाद में हम वर्गीकरण भी कर लेंगे। एक और ही देखिए, जैसे कि एफ होता है, कैपिटल एफ होता है, ये यूज़ होता है जो कि मतलब बर्फ़ होती है ना, जहाँ पे फुल बर्फ़ जमी होती है, हिमाच्छादित होता है क्षेत्र, उसके लिए यूज़ होता है। तो हिमाच्छादित क्षेत्र होता है, उसके लिए क्या यूज़ होता है, एफ यूज़ होता है। इसके अलावा एच भी यूज़ होता है। एच से हिमालय याद रखिए, हिमालय हिमाच्छादित, एफ से हिमाच्छादित, ठीक है, ये याद हो गया आपको। एक होता है स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का मतलब फॉरेस्ट से याद रख सकते हैं, जहाँ पे जंगल ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे क्या होगी, वर्षा ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होगी। जहाँ पे जंगल ज़्यादा वहाँ पे वर्षा भी बहुत ज़्यादा, तो वर्ष भर वर्षा, इसके लिए स्मॉल एफ हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वर्षा है ये आपको याद हो गया। अब थोड़े से और बचे हैं। कैपिटल एस देख लिया, सवाना था। स्मॉल एस होता है एक, एस से आपको क्या याद आ रहा है, शुष्क। स्मॉल एस शुष्क, शुष्क से मतलब शुष्क कब होता है, गर्मियों में, तो ग्रीष्म शुष्क होता है इसमें। ग्रीष्म शुष्क का मतलब क्या हो गया, अगर गर्मियाँ शुष्क है तो सर्दियों में क्या होगी, ठंड। तो इसका मतलब उसने कहा कि एस का मतलब, आप मतलब ऐसा नहीं समझना कि इसका मतलब यही होता है, हम ऐसे याद करने के तरीका देख रहे हैं। एस का मतलब इसने यह बताया था कि उसको एस से डिनोट कर दिया, जहाँ पे ग्रीष्म शुष्क है और जो शीतकाल में वर्षा हो रही है तो उसको स्मॉल एस से डिनोट कर दिया, ठीक है। शीतकाल में यहाँ पे क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। एक होता है डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, तो इसका मतलब होता है जहाँ पे शीत शुष्क हो। वेट का मतलब शीत है वो शुष्क हो, ठीक है। जहाँ पे शीत शुष्क होगी तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रीष्म काल में वर्षा होगी। इस तरह से इसने डिनोट किया था, कोपेन ने ये डिनोट किए थे, ठीक है। एक स्मॉल ए होता है। स्मॉल ए का मतलब क्या होता है, जहाँ पे गर्मी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, गर्म ग्रीष्म होती है। ए को आपको पता है, जैसे ए उष्ण था तो वहाँ पे क्या हो गया, गर्मी, तो स्मॉल ए का क्या हो गया, उष्ण ही हो गया, ठीक है। और एक होता है सी का मतलब शीत वाला हो गया, शीत या ठंडी से। ये सब इसने डिनोट किया था। अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका वर्गीकरण देखेंगे, लेकिन भारत से पहले मैं आपको कोपेन का वर्गीकरण है वो पूरा बता देता हूँ, क्या क्या इसने वर्गीकरण किए थे। तो इसने 5 भागों में बांटा था, ए बी सी डी और ई में, जो कि मेजर मतलब इसका बांटा हुआ था। उसके बाद उसने क्या किया, 5 भागों में बांट दिया और उसका उपवर्गीकरण बाद में कर दिया। सबसे पहले हम देख लेते हैं 5 भाग कौन कौन से थे, ए बी सी डी और ई। तो ए मैंने जैसे आपको बताया, अब आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी इसको। देखिए ए क्या होता है, जैसे कि ए है, ए उष्ण आर्द्र जलवायु, ए का बताया था मैंने, ए से उष्ण। सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो ये वाला कौन सा क्षेत्र होगा, जो कि भूमध्य रेखा के पास वाला क्षेत्र है। तो यहाँ साल भर जो तापमान होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है, वर्षा बहुत अधिक होती है, जैसे कि अमेजन बेसिन हो गया, कांगो बेसिन हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सब। और इसके उप प्रकार भी इसने बताए थे, जैसे कि ए एफ। अब ए का मैंने बता दिया उष्ण है, और एफ का मतलब बता दिया मैंने आपको जहाँ पे वर्षा हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ए एफ का मतलब क्या हो गया, जो कि ट्रॉपिकल रीजन है, यानी उष्ण क्षेत्र है, वहाँ पे वर्ष भर वर्षा हो रही है, तो वो वाला क्षेत्र है ए एफ वाला है। ए एम वाला क्या है, उष्ण वाला क्षेत्र है, और एम का मतलब मानसूनी है, ठीक है, जहाँ पे मानसूनी मौसम है और उष्ण वाली जलवायु है। ए का मतलब उष्ण, और डब्ल्यू का मतलब क्या बताया मैंने आपको, जहाँ पे शीत ऋतु क्या होती है, शुष्क होती है। शीत शुष्क होगी तो मतलब ग्रीष्म काल में वहाँ पे वर्षा होगी। तो इस तरह से आप इसको डिनोट करेंगे, है ना। अब अगला वर्गीकरण देखते हैं, बी में क्या होता है। तो इसके अंदर इसने बी में क्या बताया था, इसका मैं मैप भी बना के बताऊंगा आपको, मैप के अंदर इंडिया को पूरा लोकेट कर दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। बी का मतलब मैंने बताया था आपको शुष्क वाला, है ना, उष्ण से फिर हम शुष्क में आते हैं।
तो इसका हो गया शुष्क। शुष्क के अंदर क्या होती है, जो कि वाष्पीकरण है उससे वर्षा होती है वो कम होती है। तो वनस्पति इसमें रेगिस्तान और घास भूमि है वो बनती है। इसके उपवर्ग जो प्रकार होते हैं सब टाइप है वो बी डब्ल्यू और बी एस बनते हैं। तो एस से तो आपको पता लग गया सवाना या स्टेपी टाइप की जो घास भूमियाँ बनती है, और डब्ल्यू से वेट बताया था मैंने आपको, जो कि शीत शुष्क होती है जिसमें, तो वहाँ पे क्या बन जाते हैं, डेजर्ट बन जाती हैं। ठीक है, और डेजर्ट बनने का कारण भी है मैं आपको डिटेल से आगे बता दूंगा। फिर सी वर्गीकरण इसने क्या किया था, सी के अंदर इसने किया था जो कि मैंने बताया था आपको, पहले हम जैसे हाथ वाला एग्जांपल दिया था, तो पहले शीतोष्ण क्या होगा, आर्द्र जलवायु होगी, फिर वो शीतोष्ण हो जाएगा। तो पहले आर्द्र वाली है तो शीतोष्ण या फिर शीत और उष्ण का मेल है, क्योंकि उष्ण शुष्क से हम जा रहे हैं तो वह फिर शीत और उष्ण का दोनों का मेल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ठंडे महीने का तापमान है वो -3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस से इसके बीच में होता है, और गर्मी मध्यम रहती है। और इसके 3 उप प्रकार है, एक तो सी एफ, तो सी का मैंने बता दिया आपको क्या है, शीतोष्ण वाला है, और एफ का मतलब क्या होगी, वर्षा होगी, है ना। एफ का मतलब क्या होता है, जो कि एक तो स्मॉल एफ होता है और एक होता है कैपिटल एफ, तो इसका अर्थ हो जाएगा वर्ष भर वर्षा। और सी डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए लिखा भैया है नो ड्राई सीजन, वार्म टेम्परेचर रहता है, क्योंकि शीत और उष्ण का मेल है। सी डब्ल्यू, तो सी का शीतोष्ण वाला हो गया, और डब्ल्यू का अर्थ क्या हो गया, जहाँ पे शीत शुष्क होती है, तो ड्राई विंटर रहेगी, देखिए ड्राई विंटर लिखा भी हुआ है। और सी एस का, तो सी का तो मैंने बता दिया आपको, सी शीतोष्ण हो गया, और स्मॉल एस का मतलब क्या हो गया, जो कि स्मॉल एस होता है जो कि ग्रीष्म शुष्क होती है, जहाँ पे ग्रीष्म शुष्क होती है तो वहाँ पे क्या होगा, शीतकाल में आपके पास वर्षा होगी। ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं। फिर अगला वर्गीकरण में डी और ई बच गया है, वो देख लेते हैं। जैसे कि डी में क्या होता है, डी में देखिए, डी के अंदर आपके पास, एक मिनट, डी के अंदर आपके पास शीतोष्ण ठंडी जलवायु होगी, क्योंकि मैंने आपको हाथ वाला एग्जांपल दिया था ना, जैसे तो इस टाइप पोलर वाला रीजन था, तो यहाँ वाला ठंडा होगा, इधर वाला क्या होगा, इधर वाला थोड़ा गर्म होगा, तो गर्म वाले शीतोष्ण हो गया, शीत और उष्ण का मेल, तो इधर वाला क्या होगा, शीत और शीतोष्ण, मतलब शीतोष्ण वाला ये शीत के पास आएगा तो ठंडा हो जाएगा, तो शीतोष्ण ठंडी जलवायु होगी। सबसे ठंडे महीने का तापमान यहाँ पे -3 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, और गर्मी छोटी लेकिन गर्म होती है। यहाँ पे उप प्रकार होते हैं इसके डी एफ और डी डब्ल्यू। तो डी का तो आपको पता लग गया क्या है, शीतोष्ण ठंडी जलवायु, और एफ का मतलब जहाँ पे क्या होती है, वर्ष भर वर्षा होती है। ठीक है, और डी डब्ल्यू का अर्थ क्या हो जाएगा, डी तो बता दिया, और डब्ल्यू का वेट, वेट का मतलब शीत शुष्क होती है, जहाँ पे शीत शुष्क होती है तो ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। अगला लास्ट प्रकार है ध्रुवीय प्रदेश जलवायु का। अब हम भारत के बारे में देखेंगे, भारत का जलवायु वर्गीकरण किस टाइप से होगा। जो ध्रुवीय जलवायु है, यहाँ पे साल क्या होता है, वर्ष भर मतलब बहुत ठंडा होता है, लास्ट ध्रुवीय बचे तो ठंड तो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसके 2 प्रकार होते हैं, ई टी और ई एफ। ई टी क्या होती है, टुंड्रा वाला होता है, और ई तो पता लगे आपका ध्रुवीय है, और टी का मतलब टुंड्रा। ई और एफ, एफ का मतलब क्या हो जाएगा, जो कि हिमाच्छादित होती है। तो टुंड्रा और हिमाच्छादित ये 2 इसके ऊपर प्रकार है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है वो कर सकते हैं। तो एकदम आसान था, तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण हमने कैसे किया था, हमने सबसे पहले 0 से स्टार्ट की थी। 0 से स्टार्ट की तो क्या हो गया, ए का मतलब उष्ण, क्योंकि 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर बहुत गर्मी पड़ती है तो उष्ण वाली जलवायु है। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो शुष्क आएंगे, तो उसके लिए हमने बी बोल दिया। शुष्क से ऊपर जाएंगे तो शीतोष्ण हो गया, ठीक है, वो थोड़ा गर्म प्रकार का शीतोष्ण है तो सी हो गया। उससे जाएंगे तो ऊपर थोड़ा और ऊपर दूसरा हाथ हमारा है, मतलब ठंडे के पास में होगा तो वो शीतोष्ण शीत हो जाएगा, यानी सी डी हो गया। और ई के बाद में क्या आ जाएगा, ई में आ जाएगा शीत ऋतु एकदम। तो ये इसने वर्गीकरण कर दिया। फिर उपवर्गीकरण किए इसने बहुत सारे, और इसके अंदर जैसे कि कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एस है, एस सवाना, एस से सवाना, डब्ल्यू से गर्म हो जाएगा, ठीक है, एफ से हो जाएगा हिमाच्छादित, या फिर एच से हो जाएगा हिमाच्छादित, और टी से टुंड्रा हो जाएगा, ये आपको मैंने बता दिया। स्मॉल एम है तो एम से मानसून, ठीक है, ऐसे याद करा दिया मैंने आपको सारा। और स्मॉल एफ से तो फॉरेस्ट से वर्ष भर वर्षा। स्मॉल एस से मतलब सवाना याद रख लीजिए, सवाना से मतलब ग्रीष्म गर्म होती है, यानी ग्रीष्म शुष्क होती है और शीतकाल में वर्षा हो जाती है। स्मॉल डब्ल्यू से वेट यानी शीत शुष्क होती है तो फिर ग्रीष्म काल में इसमें वर्षा हो जाती है। ये मैंने सारा वर्गीकरण आपको बता दिया है। अब हम बनाएंगे भारत का मानचित्र और उसके अंदर डिनोट करेंगे ये सारा। तो आपको मैं भारत का मानचित्र बनाना भी अब सिखा देता हूँ साथ में। तो आपको क्या करना है, देखिए
आपको क्या करना है, भारत का मानचित्र बनाने के लिए देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से जाना है, शुरू से स्टार्ट कीजिए, ऊपर से स्टार्ट करके थोड़ा सा इधर ऐसे मतलब 45 डिग्री या फिर इस तरह का एंगल बना दीजिए। ये एंगल बन गया ना। यहाँ से नीचे आके फिर ऐसे थोड़ा सा अंदर जाइए और ये सी बना दीजिए इस टाइप का। सी बनाने के बाद में आपको इधर आना है और राजस्थान वाला क्षेत्र बनाने के लिए थोड़ा सा उभार यहाँ पे बनाना है आपको। ये थोड़ा सा उभार बन गया और अंदर जाके फिर इस टाइप से दो ये गुजरात वाला एरिया बना लेंगे आप। ठीक है, फिर नीचे जाएंगे और ऐसे यहाँ पे बांग्लादेश वाला आप रीजन बना देंगे, त्रिपुरा और ये वाला रीजन आ गया। और इधर से आप ये हमारा मैप है वो बन गया। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर सही से बन नहीं रहा है, लेकिन आप हाथ से अगर मैं पेन कॉपी लेके और पेज पे बनाएंगे तो बहुत सरल बनेगा। अब इसको हम भारत के रूप में बांटते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो सबसे पहला क्षेत्र देखिए आप भारत के ऊपर वाला, सबसे आसान होगा आपके लिए करना। क्या बनेगा देखिए, जैसे कि अगर हम ऊपर वाला क्षेत्र देखें तो इसको हम ऐसे बांट लेते हैं, पहले बांट लिया। अब देखिए ऊपर वाला ये वाला क्षेत्र क्या होगा, यहाँ पे तो फुल साल भर वर्षा रहती है, तो ये हो गया एच का मतलब हिमाच्छादित। या फिर एच को हमने एक और नाम दिया था, बताइए कौन सा नाम दिया था। एच को हमने एक और नाम दिया था एफ, तो एफ भी ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए एफ। ये वाला क्षेत्र ई एच या फिर एफ है। इसके अलावा यहाँ पे ई एफ वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो ई वाला क्या हो गया, शीत, और एफ का मतलब समझ गए, तो इसको ई एफ भी हम लिख सकते हैं या फिर एच लिख सकते हैं। यहाँ पे जो क्षेत्र होता है, आपको हिमालय का वर्गीकरण पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा टुंड्रा वाला क्षेत्र भी आता है इसमें। ईटी वाला यानी शीत है और टुंड्रा प्रकार की यहाँ पे वनस्पति है। ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं हम डीएफसी। तो डी का मतलब क्या हो गया, शीतोष्ण, है ना, समझ गए ना, शीतोष्ण, शीत वाला शीतोष्ण। और एफ का मतलब वर्ष भर वर्षा, और सी का मतलब क्या हो गया, स्मॉल सी का मतलब शीत वाला यानी ठंडा। तो ये यहाँ पे ये वर्गीकरण हो गया डीएफसी। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उष्ण वाला क्षेत्र भी होता है और मानसूनी भी होती है स्थिति। तो एम वाला क्षेत्र हो गया ये वाला भारत का, ठीक है। और ये जो मैदानी वाला क्षेत्र है, उत्तर का विशाल मैदान वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं CWA या फिर CWG। इसका मतलब क्या हो गया, सी का मतलब क्या होता है, सी मैंने आपको बताया था, पहला उष्ण, फिर क्या होता है शुष्क, फिर होता है शीतोष्ण यानी गर्म शीतोष्ण है ये। और डब्ल्यू से क्या हो गया वेट, यानी वेट का मतलब शीत ऋतु क्या रहती है, शुष्क रहती है। और ए का मतलब क्या हो गया, गर्म हो गया। तो ये इस तरह से आप इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। फिर यहाँ पे राजस्थान वाले एरिया है वो दो भाग में बढ़ सकते हैं। पश्चिमी वाला ये जो पहला वाला क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं BW। तो बी का मतलब क्या हो गया, उष्ण वाला क्षेत्र, ठीक है। और डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू मतलब वेट, वेट मतलब भूस्थलीय एरिया हो गया क्योंकि शीत ऋतु शुष्क रहेगी। और ये वाला एरिया होता है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, जो कंटली झाड़ियाँ वगैरह पाई जाती है, तो इसको हम BS बोलते हैं यानी उष्ण। और एस से मतलब सवाना वाला जो क्षेत्र होता है। अब पश्चिमी घाट वाला देखिए आप, पश्चिमी घाट के अंदर क्या होगा, पश्चिमी घाट में यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है इस क्षेत्र में। इस वाला क्षेत्र होता है वो क्या हो जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र आ जाता है। तो इधर वाला एरिया होगा उसको तो हम बोलेंगे AM, ठीक है। तो AM का तो समझ गए आप, A का मतलब उष्ण और M का मतलब क्या हो गया, मानसूनी क्षेत्र जहाँ पे वर्षा होती है। और ये वाला हो जाएगा BS। तो BS का मतलब शुष्क एरिया है, वर्षा नहीं हो रही है यहाँ पे। और S का मतलब सवाना वाला एरिया, कंटीली झाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे आएगी। और ये अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र होता है वो भूमध्य रेखा के पास में, तो उष्ण भी होगा यानी A। और वर्षा यहाँ पे होती है, बिल्कुल होती है, तो AM। और लक्षद्वीप और इधर वाला क्षेत्र है वो भी क्या हो जाएगा, AM। तो मुझे लगता है आपको पूरा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है वो समझ आ गया होगा। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। हमने क्या कहा था, कोपेन ने 5 भागों में बांटा। सबसे पहले 5 भाग आपको पता होने चाहिए, A, B, C, D और E। ए का मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे मतलब 0 डिग्री, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से आपको गर्मी का याद है, यानी सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही है तो गर्मी होगी, तो वो कौन सा क्षेत्र है, उष्ण। उष्ण से फिर हम शुष्क क्षेत्र में पहुँचते हैं, तो बी वाला क्या हो जाएगा, शुष्क वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर सी में क्या हो जाएगा, शीतोष्ण होगा। शीतोष्ण भी कौन सा, गर्म प्रकार वाला, क्योंकि शुष्क से सीधा आ रहे हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, शीतोष्ण। फिर ये वाला शीत शीतोष्ण यानी थोड़ा ठंडा, शीत शीतोष्ण। और ये वाला क्या हो जाएगा, एकदम ठंडा, पोलर वाला रीजन, जो कि ऊपर वाला एकदम होता है।
ये वर्गीकरण बता दिया। फिर मैंने आपको बता दिया एच से हिमालय, याद रख लीजिए हिमाच्छादित, और एच के बराबर है, मैंने एफ भी बताया था, एच की जगह हम एफ भी लिख सकते हैं। एफ से फॉरेस्ट याद रख लीजिए, ठीक है। स्मॉल एफ भी क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट ज़्यादा है तो वर्षा हो जाएगी, यानी यहाँ पे वर्ष पर वर्षा होती है। एम से क्या हो जाएगा, मानसूनी जलवायु हो जाएगी। और मैंने क्या बता दिया आपको, और मैंने आपको स्मॉल डब्ल्यू बताया था, स्मॉल डब्ल्यू से वेट याद रखिए, यानी शीत ऋतु शुष्क रहती है। तो स्मॉल ए क्या हो जाएगा, गर्म ग्रीष्म से हो जाएगा। और स्मॉल सी क्या हो जाएगा, जो कि ठंडी शीत ऋतु होती है उससे रिलेटेड हो जाएगा। तो मैंने आपको पूरा कोपेन का वर्गीकरण है वो बता दिया है। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा, और इसी से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि आपको ये दे दिया एग्ज़ाम में, ऐसे देंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे AM, और एक दे दिया आपको जैसे कि BS, ठीक है, और एक आपको और दे दिया जैसे कि H। इधर आपको 3 ऑप्शन देंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या दे देंगे, हिमाच्छादित, और दूसरा एक और दे देंगे जैसे कि B या शुष्क वाला होता है, शुष्क सवाना, और एक दे देंगे आपको जो कि उष्ण मानसूनी। इसको आपको फिर जो कि क्या करते हैं, सुमेलित करना है। तो इसका इससे होगा A का B, मतलब A का C से हो जाएगा, और 3 नंबर वाले का 1 से हो जाएगा, और बीच वाले का 20 से होगा। इस तरह से आप सुमेलित करके ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा। और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, इसने 2 आधार माने थे। कौन कौन से, एक तो इसने वर्षा आधार मानी थी, और दूसरा माना था तापमान को आधार। तो ये दो को आधार माना, तो ये इसकी कमी भी थी। क्यों, क्योंकि बाकी और क्षेत्र और चीज़ें भी होती है, जैसे कि जो दबाव होता है और चीज़ें भी हो गई, उन सबको इसने आधार माना नहीं। तो वो इसका लूप होल रहा हो गया एक, कि इसने सिर्फ 2 आधार माने, बाकी और फैक्टर भी जलवायु के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये इतना आपके लिए इनफ है। ये इस एग्ज़ाम UPSC में और दूसरे PCS वगैरह एग्ज़ाम हो गए, या कि SSC वगैरह एग्ज़ाम है, उनमें भी इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये पूरा आप समझ लिया होगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं हुआ तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख लेना, क्योंकि वर्गीकरण एकदम आसान है। आपको ABCDEF वो याद रखने थे, वो मैंने आपको याद करना सिखा दिया। आई होप आपके लिए वीडियो एकदम यूज़फुल रहा होगा, और अगर इसमें कोई आपको और दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।